लाइव हो गया। बैठिए हो। बैठिए जल्दी। बैठ गए? बैठ गए हो? लाइव हुआ जी? क्लास लाइव है? चलिए, तो चैप्टर नंबर 6 कर लीजिए। चैप्टर नंबर 6 ज्यादा महत्वपूर्ण भी है। 1857 का विद्रोह है। 1857 का विद्रोह। कितना क्वेश्चन है? 95 क्वेश्चन है। ध्यान से लेक्चर सुनिए। अगर 1 घंटा ध्यान से लेक्चर सुन लिए, सारा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो 1 घंटा पूरा कॉन्सेंट्रेट हो करके 12 बजे तक ऐसे भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। 1 घंटा पूरा कॉन्सेंट्रेट हो करके, 1 घंटा पूरा कॉन्सेंट्रेट हो करके लेक्चर सुनिए 1857 के विद्रोह का, और पूरा का पूरा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो लेक्चर ध्यान से सुनिए। आइए लेक्चर देते हैं क्या? चलिए आइए। 1857 का विद्रोह। विद्रोह 1857 ईस्वी का विद्रोह। ध्यान से सुनिएगा गुरुजी लोग। 1857 ईस्वी का विद्रोह। आज इस पार्ट को हम खत्म करेंगे। अगर पार्ट को खत्म करने में रात में भी हमको क्लास लेना पड़े तो हम लेंगे, लेकिन आज हम इस पार्ट को खत्म करेंगे, ठीक है। और रिवीजन करते रहिए। हम शुरू क्लास से बोल रहे हैं, आपको रिवीजन का समय नहीं मिलेगा, इसलिए आप हमारे साथ साथ रिवीजन करते रहिए, ठीक है। बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। आइए अब देखिए 1857 की क्रांति या 1857 का विद्रोह। 1857 की क्रांति या 1857 के विद्रोह क्यों हुए हैं, किस किस क्षेत्र में हुए, किस क्षेत्र में इसका नेतृत्व किसने किया, किस क्षेत्र में विद्रोह को किसने दबाया, यह विद्रोह भारतीयों के दृष्टिकोण से असफल रहे, क्यों असफल रहे, इस विद्रोह के परिणाम क्या आए हैं, इन्हीं सब चीजों को देखना है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि 1857 का विद्रोह हुआ क्यों, इसके क्या कारण थे। 1857 का विद्रोह हुआ क्यों? अरे वो गेट खोल दीजिए, वो लड़का आएगा महाराज। अठारह का विद्रोह हुआ क्यों, इसके कारण क्या थे। 1857 का विद्रोह हुआ क्यों, इसके कारण क्या थे, इसके कारण क्या थे। देखिए, अचानक कुछ नहीं हो जाता है। जैसे रिजल्ट, अचानक रिजल्ट नहीं आ जाता है, उसके पीछे 1-2 साल का आपका मेहनत होता है, तब रिजल्ट होता है। जैसे वही लड़का जो आया था, ऐसा थोड़े कि अचानक पढ़ा रिजल्ट हो गया, नहीं। 1-2 साल आपको अपने आप को तपाना पड़ता है, सिलेबस की समझ विकसित करनी पड़ती है। और जब एक बार पूरे सिलेबस की समझ विकसित हो जाती है और सिलेबस एक बार आप देख लेते हैं पूरा, तो फिर आपका रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस पर अपना कमांड कर लेते हैं, सिलेबस को पूरा कवर कर लेते हैं, सिलेबस को पूरा कवर कर लेते हैं, तो फिर आपका रिजल्ट सब होना शुरू हो जाता है। तो उसी प्रकार से
अगर 1857 के विद्रोह की बात करेंगे तो यह विद्रोह कोई अचानक नहीं हो गया कि 9 मई 1857 को सैनिक उठे, 9 मई 1857, 10 मई 1857, सॉरी 10 मई 1857 को सैनिक सुबह सुबह उठे, विद्रोह करना शुरू कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। 1857 के विद्रोह का कारण है अंग्रेजी सरकार की नीतियां। 1857 के विद्रोह का कारण है अंग्रेजी सरकार की नीतियां। अंग्रेजी सरकार ने जो नीतियां अपनाई, अंग्रेजी सरकार ने जो नीतियां अपनाई, वही नीति 1857 के विद्रोह का बाद में कारण बना। अंग्रेजी सरकार ने कौन सी नीति अपनाई? अंग्रेजी सरकार ने कौन सी नीति अपनाई? तो देखिए, अरे माइंड डिस्ट्रैक्ट न हो जाता, माइंड बड़ी चंचल होता है, ठीक है। क्या बोल रहे थे जी? हाँ, अब जो है उसको ऊपर भेजिए, हो उसका बैग भी नीचे है तो उसको ऊपर भेजिए, ठीक है। नहीं तो वहां पे गेट पे खड़ा रखिए उसको, अपना पढ़ेगा वहीं पे, समझे? क्या बोल रहे थे जी? हाँ, 1857 के विद्रोह का कारण है अंग्रेजी सरकार की नीतियां। देखिए, अंग्रेजों ने भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना 1757 के पलासी युद्ध से किया, और फिर जब भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना 1757 के पलासी युद्ध से हुई तो भारत पर शासन प्रशासन करने को लेकर अंग्रेजों के द्वारा बंगाल के गवर्नर का पद लाया गया। वही बंगाल का गवर्नर बाद में गवर्नर जनरल, वही बंगाल का गवर्नर जनरल बाद में भारत का गवर्नर जनरल, वही भारत का गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बना। तो ये जो बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय हुए, इन लोगों ने अलग अलग प्रकार की नीतियां अपनाई। जैसे रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन की नीति अपनाई, जिसने बंगाल को कंगाली के दौर में धकेल दिया। यह भी 1857 के विद्रोह का एक कारण है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने आक्रामक नीति अपनाई, वारेन हेस्टिंग्स ने आक्रामक नीति अपनाई, यह भी 1857 के विद्रोह का एक कारण है। फिर आपको लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि की नीति अपनाई, जिस सहायक संधि के नीति के तहत देशी रियासतों का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में कर लिया गया। वह सहायक संधि भी 1857 के विद्रोह का एक कारण बना। फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने प्रसारवादी नीति अपनाई, फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई, उसके तहत भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया। वह भी 1857 के विद्रोह का कारण बना। लॉर्ड डलहौजी ने राजहड़प नीति या व्यक्तिगत सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति अपनाई, यह भी 1857 के विद्रोह का एक कारण बना। इसके अलावे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया, यह भी 1857 के विद्रोह का कारण बना। फिर लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने नरबली प्रथा का अंत किया, यह भी 1857 के विद्रोह का एक कारण बना। फिर आपको लॉर्ड डलहौजी ने वर्ष 1850 में यह घोषणा किया कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के उत्तराधिकारी लाल किला में नहीं बल्कि लाल किला के बजाय कुतुब मीनार जैसे छोटे स्थान पर रहेंगे, यह भी एक कारण बना। 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने यह घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर के उत्तराधिकारी बादशाह नहीं बल्कि राजा या शहजादा कहलाएंगे। फिर 1850 में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम पारित हुआ और 1850 में
धार्मिक अयोग्यता अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के समय और 1856 में सैनिक अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय जो पारित हुआ, यह भी 1857 के विद्रोह का एक कारण बना। क्या है यह सैनिक अधिनियम 1856 और क्या है धार्मिक अयोग्यता अधिनियम 1850? इन दोनों अधिनियमों को समझना है, समझना जरूरी है। यहां पर सीधे तौर पर यह आपको याद नहीं रहेगा और यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि इन चीजों का जिक्र एनसीईआरटी ने किया है। 1850 का धार्मिक अयोग्यता अधिनियम क्या है? सबसे पहले आप इसको समझिए। देखिए, अंग्रेज जब भारत आया तो सबसे पहला उद्देश्य अंग्रेज का था भारत के साथ व्यापार करना। व्यापार किया, फिर भारत की राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाया, फिर भारत में शासन करना शुरू किया। फिर जब भारत में अंग्रेजों ने शासन करना शुरू किया तो अंग्रेजों की महत्वाकांक्षाएं और बढ़ गई। अब अंग्रेज यह सोचने लगा कि हम ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। फिर 1813 का चार्टर एक्ट पारित हुआ। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरी को भारत में ईसाई धर्म प्रचार की खुली छूट दी गई। फिर भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार होना शुरू हो गया। फिर भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार होना शुरू हो गया। भारत में यह कानून था या यह परंपरा थी या प्रथा थी कि अगर कोई हिंदू या मुसलमान ईसाई धर्म को कबूल कर लेता है तो उसके पैतृक संपत्ति में उसका अधिकार खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगर भारत का कोई हिंदू या मुसलमान ईसाई धर्म को कबूल कर लेता है तो उसके पैतृक संपत्ति में उसके अधिकार समाप्त हो जाएंगे, उसके अधिकार समाप्त हो जाएंगे। तो पैतृक संपत्ति में अधिकार समाप्त हो जाएंगे, इसको लेकर भारत के हिंदू मुसलमान ईसाई धर्म को कबूल नहीं करता था। अंग्रेजों को पता चला। अंग्रेजों को जब यह बात पता चला तो अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने वर्ष 1850 में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम लाया और इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि अगर कोई हिंदू और मुसलमान ईसाई धर्म को कबूल कर भी लेता है तो उसके पैतृक संपत्ति में उसका अधिकार बना रहेगा। अगर कोई हिंदू और मुसलमान ईसाई धर्म को कबूल कर भी लेता है तो उसके पैतृक संपत्ति में उसका अधिकार बना रहेगा। तो धार्मिक अयोग्यता अधिनियम 1850 के तहत भारत के हिंदू और मुसलमान को यह अधिकार दिया गया कि वह ईसाई धर्म को कबूल करे और कबूल करने के बाद भी उसे उसके पैतृक संपत्ति में उसका अधिकार बना रहेगा। यही प्रावधान धार्मिक अयोग्यता अधिनियम 1850 में किया गया। जब ये प्रावधान हो गए तो अब हिंदू और मुसलमान पहले की तुलना में ईसाई धर्म को ज्यादा अपनाना शुरू कर दिया। कुछ दिमाग में गया? अब आगे आप समझिए 1856 का सैनिक अधिनियम। 1856 का सैनिक अधिनियम क्या है? 1856 का सैनिक अधिनियम क्या है? देखिए, भारतीय समाज में उस समय यह प्रथा प्रचलन में था कि अगर कोई भारतीय समुद्र पार कर विदेश जाता है तो वो पाप करता है, वो पापी है और उसे समाज स्वीकार नहीं करता था, उसे देश स्वीकार नहीं करता था, उसे उसके घर वाले स्वीकार नहीं करते थे। तो कोई भी भारतीय सैनिक समुद्र पार कर विदेश जाना नहीं चाहता था। देखिए, अंग्रेजों के अधीन जो सेना थी उस सेना में यूरोपीय मूल के लोग भी थे, उस सेना में भारत के लोग भी थे। तो भारत के लोग
भारतीय मूल के सैनिक, भारतीय मूल के सैनिक, भारतीय मूल के सैनिक, भारतीय मूल के सैनिक समुद्र पार कर विदेश नहीं जाते थे, जाने से इनकार कर देते थे। जैसे जब 1824 में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत हुई तो बंगाल के बैरकपुर के सिपाहियों ने समुद्र पार कर बर्मा जाने के प्रश्न पर विद्रोह कर दिया, जिस विद्रोह को बैरकपुर का सिपाही विद्रोह कहा जाता है। तो भारतीय मूल के सैनिक युद्ध लड़ने के लिए समुद्र पार कर विदेश नहीं जाना चाहता था। इसीलिए 1856 का सैनिक अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय पारित किया गया और उस सैनिक अधिनियम में यह प्रावधान किया गया, जरूरत पड़ने पर भारतीय मूल के सैनिकों को समुद्र पार कर विदेश जाना पड़ेगा। अगर आप इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं तभी आप ब्रिटिश सेना में शामिल होइए, नहीं तो आप ब्रिटिश सेना में शामिल नहीं होइए। तो 1856 के सैनिक अधिनियम में यह प्रावधान किया गया, 1856 के सैनिक अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि भारतीय मूल के सैनिक जो ब्रिटिश सेना में शामिल होना चाहता है उसे पहले इस शर्त को फुलफिल करना होगा कि वह समुद्र पार कर युद्ध लड़ने के लिए ब्रिटिश के हेतु, ब्रिटिश के लाभ के लिए विदेश जा सकता है। अगर आप इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं तभी आप ब्रिटिश सेना में शामिल होइए, नहीं तो आप ब्रिटिश सेना में शामिल नहीं होइए। तो कुछ दिमाग में गया? तो ये तमाम रीजन है जिस वजह से 1857 के विद्रोह हुए। लेकिन 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या है? तो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या है उसको समझने से पहले एक बात आप समझिए। देखिए, जैसे आईफोन 13 प्रो आया, फिर अब 15 प्रो आ गया है, तो जो पैसा वाला लोग होता है वो मोबाइल अपना चेंज करते रहता है। जैसे आप पैसे वाले हैं अगर, समझ गए, तो जो पुराना मोबाइल है उसको इधर उधर कर दे, किसी को दे देते हैं या बेच देते हैं, नया मोबाइल ले लेते हैं। तो देखिए, अंग्रेजी सेना में ब्राउन बेस राइफल हुआ करता था और ब्राउन बेस राइफल से अच्छी टेक्नोलॉजी वाली राइफल की खोज हो चुकी थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह निर्णय लिया कि ब्राउन बेस राइफल को हटा दिया जाए और ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर नई तकनीक वाली राइफल को शामिल किया जाए। और इसीलिए दिसंबर 1856 ईस्वी में ब्राउन बेस राइफल को हटा दिया गया और ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया। एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया, ब्राउन बेस राइफल को हटा दिया गया और एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया। एनफील्ड राइफल में जो कारतूस भरना होता था, उस कारतूस को पहले दांत से खोलना होता था। उस कारतूस के ऊपर मोटी खोल थी, उस मोटी खोल को पहले दांत से खोलना होता था और फिर उस कारतूस को भरना होता था एनफील्ड राइफल में। तो कारतूस के ऊपर जो मोटी खोल थी, उस मोटी खोल में गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है, ऐसा अफवाह फैला। और जब ऐसा अफवाह फैला तो बंगाल के बैरकपुर के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे तहकीकात करने लगे कि यह अफवाह सही है या गलत है। तो मंगल पांडे तहकीकात के दौरान बलूची शास्त्रागार पहुंचा, बलूची शास्त्रागार। और मंगल पांडे जब बलूची शास्त्रागार पहुंचा, वहां उन्होंने देखा गाय और सुअर की चर्बी तो सच में मिलाई जा रही है। यह सही बात था, यह कोई अफवाह नहीं था। गाय और सुअर की चर्बी सच में मिलाई जा रही थी। आखिरकार अंग्रेज ऐसा क्यों कर रहा था? अंग्रेज ऐसा भारत के लोगों के धर्म को नष्ट करने के लिए कर रहा था। और अंग्रेजों का उद्देश्य यह था कि अगर भारत के लोगों का अपना धर्म नष्ट हो जाएगा तो फिर भारत के लोग ईसाई धर्म को अपनाएंगे। तो अंग्रेज भारत का ईसाईकरण करने के लिए कारतूस
के ऊपरी खोल में गाय और सुअर की चर्बी मिला रहा था। गाय का मांस हिंदू नहीं खाता है, और मुसलमान की अगर बात करें तो सुअर का मांस खाना छोड़िए, इस्लाम धर्म में सुअर शब्द मुंह पे नहीं आना चाहिए, सुअर शब्द तक मुंह पे नहीं आना चाहिए। इस्लाम धर्म में ऐसी मान्यता है। सुअर का मांस तो बहुत बड़ी बात है, यानी सुअर का नाम तक नहीं लेना है इस्लाम धर्म में, सुअर का नाम लेना इस्लाम धर्म में वर्जित है। तो गाय और सुअर के चर्बी के जरिए भारत के हिंदू और मुसलमानों के धर्म को अंग्रेज नष्ट करना चाहता था, इसलिए अंग्रेज ऐसा किया, और यह सत्य बात है, यह सत्य बात है। मंगल पांडे बलूची शास्त्रागार पहुंचा, वहां पर उन्होंने देखा यह तो सही है। मंगल पांडे ने फिर एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाने से इनकार कर दिया, कहा ना, हम एनफील्ड राइफल को प्रयोग में नहीं लाएंगे। मंगल पांडे एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाने से इनकार कर दिया। जब मंगल पांडे एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाने से इनकार कर दिया तो उन पर उनसे जो बड़े अधिकारी थे वो प्रेशर बनाया कि वो अपना मुंह बंद रखे, वो अपना मुंह। मंगल पांडे तो सब चीज देख चुके थे, सब चीज जान चुके थे। मंगल पांडे का मुंह दबाने के लिए काफी प्रयास अंग्रेजों ने किया, काफी मंगल पांडे पर प्रेशर क्रिएट किया गया। मंगल पांडे बड़ी स्वाभिमानी थे। मंगल पांडे ने अपने बड़े अधिकारी जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग की गोली मारकर हत्या कर दी। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने अपने से बड़े अधिकारी जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग की गोली मारकर हत्या कर दी। जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग की गोली मारकर हत्या कर दी। तत्पश्चात मंगल पांडे को पकड़कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया, फांसी पर लटका दिया गया। और अंग्रेजों ने हर संभव यह प्रयास किया कि यह बात नहीं फैले, लेकिन एनफील्ड राइफल में भरे जाने वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई है, यह बात सत्य है। मंगल पांडे इसका उजागर कर दिए, इसी वजह से मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया। यह पूरी बात आग की तरह फैल गया, और यह पूरी बात जब आग की तरह फैल गया तो ब्रिटिश सेना में जो भारतीय मूल के स्वाभिमानी सिपाही सब थे, सब सिपाही की बात हम नहीं कर रहे हैं, ब्रिटिश सेना में भारतीय मूल के जो स्वाभिमानी सिपाही सब थे, उन लोगों ने एक स्वर में एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाने से इनकार कर दिया, जिस वजह से अंग्रेजी सरकार ने कई सारी नेटिव इन फैक्ट्री को भंग कर दिया और अनेकों सैनिकों को जेल में बंद कर दिया। जो सैनिक बीता कल तक अंग्रेजों की सेवा दे रहा था, वो सैनिक जेल में बंद हो गया। तो जेल से बाहर जो भारतीय मूल के सिपाही थे, उनका भी जमीर जगा, उनका भी जमीर जगा। उनको लगा, देखिए कल ये हमारे साथ हमारा भाई अंग्रेजों की सेवा कर रहा था, आज उसको जेल में बंद कर दिया है। ब्रिटिश सेना के अधीन भारतीय मूल के अधिकतर सिपाहियों का जब जमीर जगा तो वे सभी सिपाही एक हो गए, और एक होकर के सभी सिपाहियों ने 10 मई 1857 से 10 मई 1857 से मेरठ से 1857 के विद्रोह की शुरुआत की। उस समय मेरठ के सैन्य छावनी के ब्रिटिश अधिकारी हुआ करते थे जनरल हेविड, जनरल हेविड, जनरल हेविड। तो 1857 की विद्रोह की शुरुआत हुई है 10 मई 1857 उत्तर प्रदेश के मेरठ से, जबकि मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को दिया गया, जबकि मंगल पांडे को फांसी 8 अप्रैल 1857 को दिया गया। मंगल पांडे 1857 के विद्रोह के एक ऐसे नेता हुए जो विद्रोह शुरू होने से पहले ही शहीद हो गए। मंगल पांडे 1857 के विद्रोह के एक ऐसे नेता हुए जो विद्रोह शुरू होने से पहले ही शहीद हो गए। मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन फैक्ट्री के सिपाही थे बैरकपुर के।
लेकिन वे मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र के रहने वाले थे, उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र के रहने वाले थे मंगल पांडे, लेकिन बंगाल के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। तो इस प्रकार 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुई, उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुई। अब आगे सुनिएगा गुरुजी लोग, आगे सुनिएगा, समझिएगा। अठारह के विद्रोह में जो अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग नेता भाग लिए, कोई भी देश के लिए नहीं लड़ रहे थे, सबका अपना अपना स्वार्थ छिपा हुआ था। कोई भी देश के लिए नहीं लड़ रहा था, बल्कि सबका अपना अपना स्वार्थ छिपा हुआ था। जैसे बेगम हजरत महल क्यों 1857 के विद्रोह में भाग ली? बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह में भाग इसलिए ली क्योंकि अवध को अंग्रेजों ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। बेगम हजरत महल को अवध चाहिए था। फिर आपको नाना साहब 1857 के विद्रोह में भाग इसलिए लिए क्योंकि अंग्रेजों ने उनको पेंशन देना बंद कर दिया था। नाना साहब अपना पेंशन बहाल करवाना चाहते थे, इसी वजह से 1857 के विद्रोह में भाग लिए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इसलिए भाग ली क्योंकि उनसे झांसी का क्षेत्र छीन लिया गया था। रानी लक्ष्मीबाई को झांसी का क्षेत्र फिर से चाहिए था, इसलिए रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह में भाग ली। तो 1857 के विद्रोह में कोई भी नेता देश प्रेम को ध्यान में रखते हुए भाग नहीं लिया, बल्कि अपने निजी स्वार्थ को देखते हुए सभी नेता 1857 के विद्रोह में भाग लेने का काम किया। 1857 के विद्रोह में भाग लेने का काम किया। 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 से मेरठ से हुई है। विद्रोही सिपाही मेरठ से भागे भागे दिल्ली पहुंचे और दिल्ली में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से मुलाकात किए और विद्रोही सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता चुना और बहादुर शाह जफर को अपने पक्ष में किया और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने दिल्ली के क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व संभाला। वही दिल्ली के क्षेत्र से विद्रोह का सैन्य नेतृत्व बख्त खां ने किया। दिल्ली के क्षेत्र से विद्रोह का सैन्य नेतृत्व बख्त खां ने किया, जबकि नेतृत्व बहादुर शाह जफर ने किया। दिल्ली में जब विद्रोह चलने लगा, दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत 12 मई 1857 से हुई है। दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत 12 मई 1857 से हुई है। दिल्ली में जब विद्रोह जोर शोर से चलने लगा तो दिल्ली में विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज सेनापति निकलसन और हडसन को भेजा गया। अंग्रेज सेनापति निकलसन और हडसन को भेजा गया। इसमें अंग्रेज सेनापति निकलसन दिल्ली में विद्रोह को दबाता हुआ मारा गया। निकलसन दिल्ली में विद्रोह को दबाता हुआ मारा गया। वही हडसन ने सितंबर 1857 आते आते दिल्ली में विद्रोह को दबा दिया। हडसन ने सितंबर 1857 आते आते दिल्ली में विद्रोह को दबा दिया। हडसन ने सितंबर 1857 आते आते दिल्ली में विद्रोह को दबा दिया। 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 सबसे पहले 1857 का विद्रोह दिल्ली में दबाया गया। सबसे पहले 1857 का विद्रोह दिल्ली में दबाया गया। कहां दबाया गया? दिल्ली में। दिल्ली में दबाया गया। और जब दिल्ली में विद्रोह दबने के कगार पर था तो बहादुर शाह जफर हुमायूं के कब्र में जाकर छिप गया था, या हुमायूं के मकबरा में जाकर छिप गया था। इसकी सूचना सिर्फ उसकी पत्नी जीनत महल को था। अंग्रेजों ने जीनत महल से सूचना प्राप्त कर हुमायूं के मकबरे से बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया और हुमायूं के मकबरे से बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार हडसन ने किया और फिर उन्हें लाल किला लाया गया। और लाल किला ला करके बहादुर शाह जफर को काफी प्रताड़ित किया गया। और फिर जब विद्रोह खत्म हो गया
तो बहादुर शाह जफर और उसकी पत्नी जीनत महल को निर्वासित जीवन जीने के लिए रंगून भेज दिया। रंगून बर्मा म्यांमार में पड़ता है, रंगून भेज दिया। वहां रहते हुए ही 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर का निधन हो गया और फिर उन्हें वहीं पर दफना दिया गया। उनका मकबरा रंगून में ही है, बहादुर शाह जफर का मकबरा रंगून में ही है। दिल्ली के बाद अवध और लखनऊ। अवध की राजधानी ही लखनऊ हुआ करती थी। अवध कहिए या लखनऊ कहिए। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। वाजिद अली शाह के ऊपर कुशासन का आरोप लगाया गया और वाजिद अली शाह के ऊपर कुशासन का आरोप लगा करके जेम्स आउट्रम के रिपोर्ट को आधार बनाते हुए 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। जब अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया तो अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल यह चाहती थी कि अवध का अगला नवाब वाजिद अली शाह का बेटा बिरजिस कादिर बने, लेकिन अंग्रेजों ने अवध को मिला लिया। बेगम हजरत महल अंग्रेजों से गुहार लगाई कि उन्हें अवध का क्षेत्र दे दिया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने बेगम हजरत महल को अवध का क्षेत्र नहीं दिया, जिस वजह से बेगम हजरत महल 1857 के विद्रोह में कूद पड़ी और बेगम हजरत महल को इतिहास में महकपरी के उपनाम से जाना जाता है। बेगम हजरत महल ने लखनऊ और अवध के क्षेत्र से अंग्रेजी सरकार को कड़ी टक्कर दी और फिर लखनऊ में विद्रोह को दबाने के लिए जॉन लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस, हेवलॉक, कैंपबेल, इन सभी को भेजा गया। लखनऊ और अवध का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र था जहां पर आम जनता ने भी भाग लिया था और अवध के क्षेत्र में काफी शक्तिशाली विद्रोह देखने को मिला है और सबसे ज्यादा सैनिक भी अवध के क्षेत्र से ही भाग लिए हैं। अवध में विद्रोह को, अवध और लखनऊ में विद्रोह को दबाते हुए हेनरी लॉरेंस, जॉन लॉरेंस, हेवलॉक ये सभी मारे गए और अंततः लखनऊ और अवध के क्षेत्र में विद्रोह को कैंपबेल ने दबाया। लखनऊ और अवध के क्षेत्र में विद्रोह को कैंपबेल ने दबाया और जब विद्रोह दबने के कगार पर था तो बेगम हजरत महल भागकर चली गई नेपाल और 1857 के विद्रोह के दौरान बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र बिरजिस कादिर को अवध का नवाब घोषित कर दी थी। अवध का नवाब घोषित कर दी थी। इसके बाद आगे है कानपुर। कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने संभाला। नाना साहब को अंग्रेज पेंशन दिया करता था, लेकिन जो है नाना साहब के पिता बाजीराव द्वितीय हुआ करते थे। बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र था नाना साहब, यानी गोद लिया हुआ पुत्र था नाना साहब। बाजीराव द्वितीय का जब 1853 में निधन हो गया तो नाना साहब को पेंशन मिलना बंद हो गया, तो नाना साहब अपना पेंशन को फिर से बहाल करवाना चाहता था, जिसको लेकर नाना साहब ने हर संभव प्रयास किया। नाना साहब अपने सलाहकार अजीमुल्ला, नाना साहब के सलाहकार हुआ करते थे अजीमुल्ला, नाना साहब ने अपने पेंशन को बहाल करवाने के लिए अपने सलाहकार अजीमुल्ला को दिल्ली भेजा, लंदन भेजा, लेकिन फिर भी नाना साहब का पेंशन बहाल नहीं हो पाया, जिस वजह से नाना साहब कानपुर के क्षेत्र से 1857 के विद्रोह में कूद पड़े। नाना साहब का मूल नाम धोंधूपंत था। कानपुर से नेतृत्व नाना साहब ने किया, वही कानपुर से सैन्य नेतृत्व किया तात्या टोपे ने। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। तात्या टोपे ने चिन्हट में तात्या टोपे ने चिन्हट में अपने नेतृत्व में 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी सेना को पराजित करने का काम किया और तात्या टोपे योग्य सेना नायक हुआ करते थे। तात्या टोपे 1857 के विद्रोह के एक ऐसे नायक है जो अपने मित्र के धोखाधड़ी के कारण मारे गए हैं, जो अपने मित्र के धोखाधड़ी के कारण मारे गए। तात्या टोपे का मित्र मानसिंह हुआ करता था। मानसिंह का संबंध ग्वालियर के सिंधिया परिवार से हुआ करता था। मानसिंह ने ही तात्या टोपे के विषय में अंग्रेजों को सूचना दिया और मानसिंह के सूचना पर ही तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लिया गया
और शिवपुरी नामक स्थान पर 1859 ईस्वी में तात्या टोपे को फांसी दे दिया गया। और अगर आप कानपुर की बात करेंगे तो दिसंबर 1857 जाते जाते कानपुर में भी विद्रोह को दबा दिया गया। और कानपुर में जब विद्रोह दबने के कगार पर था तो नाना साहब भी भागकर चले गए नेपाल, और कानपुर में विद्रोह को कैंपबेल ने ही दबाया है। कानपुर के बाद 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र बना झांसी और ग्वालियर। झांसी और ग्वालियर के क्षेत्र से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई संभाली थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वर्ष 1828 ईस्वी में बनारस के गोलघर में हुआ था और उनका मकबरा ग्वालियर में है। रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी और झांसी के क्षेत्र में विद्रोह को दबाने के लिए जनरल ह्यूरोज को भेजा गया। जनरल ह्यूरोज ने झांसी के क्षेत्र में विद्रोह को दबा दिया और जनरल ह्यूरोज से जब रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी उसी क्रम में जनरल ह्यूरोज का तलवार रानी लक्ष्मीबाई के माथा पे लगा, माथा पे, सर पे लगा और फिर रानी लक्ष्मीबाई बुरी तरह घायल हो गई और वीरगति को प्राप्त हुई। रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति में शहीद होने वाली दूसरी वीरांगना है, दूसरी महिला है। वही 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाली प्रथम महिला है अवंतीबाई लोधी। 1857 के विद्रोह में शहीद होने वाली प्रथम महिला अवंतीबाई लोधी है। दूसरी महिला रानी लक्ष्मीबाई है। और लखनऊ के क्षेत्र में विद्रोह को जनरल ह्यूरोज ने दबाया और जनरल ह्यूरोज ने रानी लक्ष्मीबाई को एक मर्द की संज्ञा दी है। रानी लक्ष्मीबाई को एक मर्द की संज्ञा दी है। इसके बाद 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र इलाहाबाद और बनारस बना। इलाहाबाद और बनारस के क्षेत्र में भी आम जनता ने पार्टिसिपेट किया था। इस क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व लियाकत अली ने किया था और इस क्षेत्र में विद्रोह को कर्नल नील ने दबा दिया था। इसके अलावा 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख केंद्र अपना बिहार बना था और बिहार में आरा हो गया, जगदीशपुर हो गया, पटना हो गया, दानापुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया। ये तमाम ऐसे क्षेत्र थे जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित थे। ये तमाम ऐसे क्षेत्र थे जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित थे। और जो आपको बिहार है, बिहार में पटना भी प्रभावित था। पटना से पीर अली ने नेतृत्व किया और फिर बिहार के आरा के जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया। कुंवर सिंह को बिहार का शेर कहा जाता है। कुंवर सिंह को बिहार का शेर कहा जाता है और कुंवर सिंह का सामना अंग्रेज अधिकारी लीग्रांड के साथ 23 अप्रैल 1858 को हुआ था और उस संघर्ष में कुंवर सिंह ने लीग्रांड को पराजित किया था। उसी संघर्ष में कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हुए थे, लेकिन अंततः जीत कुंवर सिंह की हुई थी, जिस वजह से 23 अप्रैल को विजयी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और लीग्रांड के साथ संघर्ष करते हुए बुरी तरह कुंवर सिंह घायल हुए और फिर उनका निधन हो गया। और उनके निधन होने के बाद उनके भाई अमर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व सिंह और हरदयाल सिंह नामक दो भाई ने किया। फिर जोधपुर प्रभावित था, जोधपुर से ठाकुर कौशल सिंह ने नेतृत्व किया। फिर आपको असम प्रभावित था, असम से मनीराम दत्त ने नेतृत्व किया। फिर आपको ओडिशा का कुछ क्षेत्र हो गया, गंजाम हो गया, ये सब क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित थे। फिर आपको मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र भी 1857 के विद्रोह से प्रभावित थे, जैसे जबलपुर का इलाका हो गया 1857 के विद्रोह से प्रभावित थे। फिर आपको उत्तर प्रदेश का बरेली हो गया, यह भी 1857 के विद्रोह से प्रभावित था। फतेहपुर हो गया, यह भी 1857 के विद्रोह से प्रभावित था। बरेली से विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया, फतेहपुर से अजीमुल्ला खान ने किया, गोरखपुर से गजाधर सिंह ने किया। अलग अलग क्षेत्रों से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जैसे मथुरा से देवी सिंह ने किया, मेरठ से कदम सिंह ने किया। तो अलग अलग क्षेत्रों से विद्रोह का नेतृत्व अलग अलग नेताओं ने किया। और 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस क्षेत्र से किस नेता ने किया है, इस बात को याद रखना काफी आवश्यक है, काफी आवश्यक है। मूल तौर पर यही बात याद रखिएगा। और फाइनली वर्ष 1858 1 नवंबर 1858 जाते जाते 1857 का विद्रोह खत्म हो गया। और 1857 का विद्रोह ब्रिटिशों के पक्ष में रहा। 1857 का विद्रोह ब्रिटिशों के पक्ष में रहा, यह बात क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इस विद्रोह में भाग लेने वाले जितने भी नेता थे
सबका जो अपना अपना लक्ष्य था, किसी को झांसी चाहिए, किसी को अवध चाहिए, किसी को पेंशन चाहिए, किसी को भारत की बादशाहत चाहिए, कोई भी अपने लक्ष्य को पूरा करने में सफल नहीं हो पाया। यही कारण है कि हम कह सकते हैं कि 1857 का विद्रोह असफल रहा है। 1857 के विद्रोह के असफलता के कई कारण हैं। एक तो पहला कारण यह है कि 1857 के विद्रोह के नेताओं का कोई सुनियोजित लक्ष्य नहीं था, अलग अलग लक्ष्य था। जैसे आप ही अगर अपने जीवन में सब कुछ करना चाहते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। अगर आप अपने जीवन में सब कुछ करना चाहते हैं, मतलब अगर आप एसएससी भी निकालना चाहते हैं, बैंक भी निकालना चाहते हैं, यूपीएससी भी निकालना चाहते हैं, दरोगा भी निकालना चाहते हैं, सिपाही भी निकालना चाहते हैं, तो आप कुछ नहीं निकाल पाइएगा। लेकिन अगर आपका अपने जीवन में लक्ष्य एक होगा कि हमको एसआई निकालना है, अगर लक्ष्य एक है एसआई निकालना है, आपसे आराम से निकल जाएगा। मुश्किल से साल भर मेहनत कीजिएगा, आपसे आराम से निकल जाएगा, मजे में निकलेगा। तो लक्ष्य एक होना चाहिए। तो एकीकृत लक्ष्य नहीं था। 1857 के विद्रोह के नेताओं का एकीकृत लक्ष्य नहीं था, जिस वजह से 1857 का विद्रोह असफल हो गया। इसके बाद कोई योग्य नेतृत्व करता नहीं था। जॉन लॉरेंस ने कहा है कि अगर 1857 के विद्रोह में कोई योग्य नेतृत्व करता होता या विद्रोही सैनिकों में कोई कुशल नेतृत्व करता होता तो 1857 के विद्रोह में ही अंग्रेजों को बोरा बिस्तर समेट कर वापस लंदन जाना पड़ता। तो कोई योग्य नेतृत्व करता नहीं था। इसके बाद शिक्षित और मध्यम वर्गीय लोगों ने अपने आप को तटस्थ रखा, अपने आप को अलग रखा। यह तमाम रीजन है जिस वजह से 1857 के विद्रोह असफल हुए। 1857 के विद्रोह के परिणाम क्या है? तो 1857 के विद्रोह का परिणाम यह है, इस विद्रोह ने भारत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया और प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश क्राउन के शासन को स्थापित किया। प्रत्यक्ष तौर पर ब्रिटिश क्राउन के शासन को स्थापित किया, ब्रिटिश क्राउन के शासन को स्थापित किया प्रत्यक्ष तौर पर। इसका अगला परिणाम यह है कि भारत में राष्ट्रवाद का विकास हुआ, भारत के लोगों के बीच भारतीयता का विकास हुआ, मतलब हम सभी भारतीय हैं, इस बात का विकास हुआ। इसके बाद सेना का पुनर्गठन हुआ। सेना का पुनर्गठन करने को लेकर पील कमीशन आयोग का गठन किया गया और पील कमीशन आयोग ने सेना का पुनर्गठन करते हुए उन सिपाहियों की संख्या में वृद्धि की जो विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों को साथ दिया था। देखिए 1857 के विद्रोह की शुरुआत विद्रोही सिपाहियों ने किया था, लेकिन सब सिपाही भी एक होकर के नहीं लड़ रहा था। अगर अवध के सिपाही विद्रोह कर रहे थे तो पंजाब के सिपाही अंग्रेजों का साथ दे रहा था विद्रोह को दबाने में। अगर बिहार के सिपाही विद्रोह कर रहे थे तो नेपाल के गोरखा सिपाही अंग्रेजों को विद्रोह को दबाने में साथ दे रहा था, अंग्रेजों को विद्रोह को दबाने में साथ दे रहा था। अगर बंगाल के सिपाही विद्रोह कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ तो पठान सिपाही अंग्रेजों का साथ विद्रोह को दबाने में दे रहा था। तो सब सिपाही भी एक नहीं था, तो सिपाहियों में आपसी एकता की कमी थी। यह भी एक रीजन रहा है कि 1857 का विद्रोह असफल रहा है। तो पंजाब, गोरखा और पठान, ये सिपाहियों ने अंग्रेजों को विद्रोह को दबाने में साथ दिया था, जिस वजह से पठान, गोरखा, सिख, इन सिपाहियों को लड़ाकू घोषित किया गया और इनकी संख्या में इजाफा किया गया। फिर अवध के सिपाही, बिहार के सिपाही, बंगाल के सिपाही, ये सब लोग विद्रोह कर रहे थे तो इन्हें गैर लड़ाकू घोषित किया गया और इनकी संख्या में कमी की गई। फिर 1857 के विद्रोह के ऊपर कई सारे पुस्तकों की रचना हुई है। जैसे 1857 के विद्रोह के ऊपर 1857 नामक पुस्तक की रचना हुई है, एसएन सेन ने किया है। एसएन सेन 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार हुआ करते थे। फिर 1857 के विद्रोह
के ऊपर भारतीय भाषा में लिखने वाला विद्वान सर सैयद अहमद खां है। 1857 के विद्रोह के ऊपर भारतीय भाषा में लिखने वाला विद्वान सर सैयद अहमद खां है। फिर आपको 1857 के विद्रोह के ऊपर कई सारे अन्य पुस्तकों की रचना हुई है। और फिर जो 1857 का विद्रोह है, 1857 के विद्रोह के जो कुछ अन्य तथ्य है, जैसे 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टर्न थे, विरोधी दल का नेता डिजरेली था, जिन्होंने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। फिर आपको भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, भारत के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर थे। विद्रोह को दबाने में कैंपबेल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। फिर 1857 के विद्रोह का सबसे मजबूत पक्ष था हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 के विद्रोह में हिंदू और मुसलमान एक होकर के लड़ा था, दोनों कंधा से कंधा मिलाकर लड़ा था। यह 1857 के विद्रोह का सबसे मजबूत पक्ष माना जाता है। और 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह था रोटी और कमल का फूल, रोटी और कमल का फूल या चपाती और कमल का फूल, चपाती और कमल का फूल। और 1857 का विद्रोह का सबसे प्रमुख केंद्र बना था उत्तर प्रदेश। इसी वजह से उस समय के भारतीय वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नामक शहर को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाने का काम किया। और उत्तर प्रदेश का फैजाबाद, जहां से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था। मौलवी अहमदुल्ला शाह अंग्रेजी सरकार का सबसे कट्टर दुश्मन था। मौलवी अहमदुल्ला शाह अंग्रेजी सरकार का सबसे कट्टर दुश्मन था। मौलवी अहमदुल्ला शाह को 1857 के विद्रोह का प्रकाश स्तंभ कहा जाता, प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। मौलवी अहमदुल्ला शाह को डंका शाह कहा जाता है। मौलवी अहमदुल्ला शाह 50,000 का इनामी था। अंग्रेजी सरकार ने यह घोषणा कर रखा था कि अगर कोई भी व्यक्ति मौलवी अहमदुल्ला शाह को जिंदा या मुर्दा पकड़कर अंग्रेजी सरकार को सौंपता है तो उसे अंग्रेजी सरकार 50,000 रुपया इनाम के तौर पर दिया जाएगा। और उस समय 50,000 का मतलब बहुत कुछ था। उस समय 50,000 का मतलब बहुत रुपया था। उस समय 50,000 का मतलब आप मान करके चलिए कम से कम आज का 50 लाख, कम से कम आज का 50 लाख, उससे कम नहीं, आज का 50 लाख। समझ गए? मौलवी अहमदुल्ला शाह काफी टक्कर दिए थे और उन्होंने 1857 के विद्रोह के दौरान हिंदू मुसलमान को एक किया। हिंदू मुसलमान को एक उन्होंने ही किया और भारत के मुसलमानों को कहा कि यह कोई सामान्य युद्ध नहीं है, यह मुसलमानों के लिए धर्म युद्ध के समान है। अर्थात मौलवी अहमदुल्ला शाह ने जिहाद का नारा दिया था। जिहाद अर्थात धर्म युद्ध, जिहाद अर्थात धर्म युद्ध। भारतीय मुसलमानों को कहा एक होकर के आप लड़िए, अगर इस युद्ध में भारत की हार होती है तो वह हमारे धर्म की हार है, वह इस्लाम धर्म की हार है। लोगों को प्रेरित करने के लिए यह काम मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया था। समझ गए? यही है 1857 का विद्रोह। अब आइए क्वेश्चन को देखते हैं। जहां पे जरूरत होगा डिस्कशन का वहां पे डिस्कशन करेंगे, बाद बाकी लेक्चर से जितना क्वेश्चन बनता है बनाते हैं। ठीक है, आ जाइए। अब आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का राजनीतिक कारण था? लॉर्ड डलहौजी का राज हड़प नीति, लॉर्ड वेलेजली द्वारा अपनाए गए सहायक संधि, अंग्रेजों के द्वारा हिंदू राजाओं के दत्तक पुत्र लेने के अधिकार को समाप्त करना। ये सभी 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारण है, उपर्युक्त सभी। लॉर्ड डलहौजी द्वारा विलय किए गए राज्यों का क्रम। लॉर्ड डलहौजी ने राज हड़प नीति के तहत सतारा को 1848 में, बघाट को 1850 में, संबलपुर को 1849 में, झांसी को 1853 में, उदयपुर को 1852 में, उदयपुर को 1852 में मिलाया, उदयपुर को 1852 में मिलाया। तो अब सबसे पहले 1, फिर 3, फिर 2, फिर 5 और फिर 4। 1, 3, 2, 5, 4, यानी आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर हो जाएगा सी। सी। निम्नलिखित में से किस राज्य को डलहौजी ने अपनी व्यक्तिगत नीति के तहत विलय किया?
किंतु बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ने मान्यता नहीं मिलने के कारण वापस लौटाना पड़ा। करौली, राजस्थान में एक रियासत हुआ करता था करौली। करौली को 1855 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत मिला लिया, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोलर ने मान्यता देने से इनकार कर दिया, जिस वजह से करौली को वापस लौटाना पड़ा। निम्न में से किस राज्य को हड़प सिद्धांत के तहत नहीं मिलाया गया है? हड़प सिद्धांत के तहत अवध को नहीं मिलाया गया है, अवध को कुशासन के आधार पर मिलाया गया है। अवध राज्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1856 में अवध का विलय कुप्रशासन के आधार पर किया गया, हां। और ट्रम्प के रिपोर्ट के आधार पर विलय किया गया, हां। विलय के बाद हेनरी लॉरेंस को अवध का रेजिडेंट बनाया गया, हां। विलय के बाद हेनरी लॉरेंस को अवध का रेजिडेंट बनाया गया, यह बात सत्य है। आंसर हो जाएगा डी 1, 2 और 3। अवध के उस अंग्रेज रेजिमेंट का नाम बताए जिसने अवध के विलय की नीति पर रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया था। स्लीमेन, कर्नल स्लीमेन ने अवध को लेकर रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया था। तत्पश्चात जेम्स आउट्रम को डलहौजी ने नियुक्त किया और जेम्स आउट्रम ने कुप्रशासन का आरोप लगा करके जो है अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलवाने का काम किया। लॉर्ड डलहौजी ने कहां के नवाबों की उपाधियां जब्त कर ली थी? लॉर्ड डलहौजी ने कर्नाटक के नवाब और तंजौर के नवाब, कर्नाटक के नवाब और तंजौर के नवाब की उपाधि जब्त कर लिया था। कर्नाटक के नवाब और तंजौर के नवाब की उपाधि जब्त कर लिया था। किसने कहा कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारी मुगल सम्राट नहीं सिर्फ राजा ही कहलाएंगे? यह बात कहा लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने 1856 ईस्वी में यह कहा कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारी मुगल सम्राट नहीं बल्कि सिर्फ राजा कहलाएंगे। धार्मिक निर्योग्यता यानी अयोग्यता, वही बात है। धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम कब लागू हुआ? जो 1857 के विद्रोह के कारणों में से एक था। 1850। किस एक्ट के तहत बेरोजगारों, विधवाओं, जनजातियों व अनाथों का धर्मांतरण करवाया गया? 1813 के चार्टर एक्ट। 1813 के चार्टर एक्ट। कौन सा कथन असत्य है? मतलब कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन असत्य है मतलब कौन सा कथन गलत है? 1856 में डलहौजी के समय प्रस्तुत विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के शासन में पारित हुआ। हां, सही है, ये लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ, सही है। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 में सेवा नहीं होगा, सामान्य सेना होगा, सेना। सामान्य सेना भर्ती अधिनियम 1856 में लॉर्ड डलहौजी के समय पारित हुआ? नहीं, लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ। लॉर्ड डलहौजी नहीं बल्कि लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के समय पारित हुआ था। यही गलत है, गलत को चुनना था, मतलब आंसर बी हो जाएगा। बाद बाकी सी और डी भी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नवगठन से संबंधित है? पीला आयोग। कौन है? पीला आयोग। पीला आयोग। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, हां। कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। हां, दोनों सही है, दोनों सही है, यानी ए। अंग्रेजी सरकार ने पुरानी लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर न्यू एनफील्ड राइफल कब शामिल किया? दिसंबर 1856। गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग निम्न में किस शास्त्रागार में होता था? बुलिच शास्त्रागार बंगाल प्रेसिडेंसी में था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मंगल पांडे बैरकपुर स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। हां, वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार किया। हां, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर सार्जेंट की गोली मारकर हत्या कर दी। हां, विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। हां, आंसर हो जाएगा डी 1, 2, 3 और 4। 1857 के विद्रोह के समय मेरठ छावनी का सेना अधिकारी कौन हुआ करता था? जनरल हेबिड। वही बैरकपुर के सेना अधिकारी हुआ करते थे हेडसे। बैरकपुर के सेना अधिकारी हेडसे हुआ करते थे और मेरठ के हुआ करते थे जनरल हेबिड। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? 12 मई 1857।
1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? बख्त खान ने। बख्त खान ने 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हुई? निकलसन। निकलसन की मृत्यु हुई। निकलसन, दिल्ली में निकलसन की मृत्यु हुई है। हडसन तो दबा दिया था। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहां व किसने गिरफ्तार किया? हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। निम्न में से किसकी सूचना के आधार पर अंग्रेज अधिकारी ने बहादुर शाह द्वितीय यानी जफर की गिरफ्तारी हुमायूं के मकबरे से की? जीनत महल। जीनत महल। महकपरी के नाम से किसे जाना जाता है? बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल। 1857 का विद्रोह शुरू होने पर बेगम हजरत महल ने अवध का नवाब किसे घोषित किया? बिरजिस कादिर, अपने पुत्र बिरजिस कादिर को। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने लखनऊ में अपनी जान नहीं गंवाई? लखनऊ में अपनी जान जॉन निकलसन नहीं गंवाया। जॉन निकलसन दिल्ली में अपना जान गंवाया। दिल्ली में अपना जान गंवाया निकलसन। बाद बाकी ये तीनों लखनऊ में अपना जान गंवाया था। चिन्हट के निकट अंग्रेजी सेना को किसने हराया? चिन्हट के निकट अंग्रेजी सेना को तात्या टोपे ने हराया था। तात्या टोपे। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नाना साहब। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम बताए जिसके नेतृत्व में दिसंबर 1857 में कानपुर पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो गया? कैंपबेल। कैंपबेल। विचार कीजिए, फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व अहमदुल्ला ने किया? हां। कैंपबेल ने विद्रोह को दबा दिया? हां। आंसर हो जाएगा सी। एक और दो दोनों। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहां सामान्य जनता का विद्रोह था। ब्रिगेडियर जनरल नील द्वारा विद्रोह का दमन किया गया। यहां बच्चों व स्त्रियों को भी मृत्युदंड दिया गया। उक्त कथन 1857 के विद्रोह के संबंध में किस स्थान से रहा? बनारस। यह बनारस से रहा है। विद्रोह के नेतृत्वकर्ता और संबंधी क्षेत्र? खान बहादुर खां बरेली, जयदयाल व हरदयाल कोटा, राधाकृष्ण दंडसेना गंजाम, सुरेंद्र साई संबलपुर। समझिएगा, गंजाम ओडिशा में है। ओडिशा के गंजाम से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था राधाकृष्ण दंडसेना ने। और संबलपुर से, ओडिशा में ही संबलपुर है, ओडिशा के संबलपुर से किया था सुरेंद्र साई ने। राजस्थान के कोटा से जयदयाल व हरदयाल सिंह ने। बरेली से खान बहादुर खान ने। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। यदि विद्रोहियों में कोई एक भी योग्य नेता होता तो हम सदा के लिए हार जाते। 1857 के विद्रोह के संबंध में उक्त कथन किसका है? जॉन लॉरेंस का है। जॉन लॉरेंस का है। 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किसने किया? मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला ने। 1857 के विद्रोह के समय एक झंडा गीत की रचना हुई थी। झंडा गीत की रचना किसने की थी? अजीमुल्ला ने। अजीमुल्ला ने। 1857 के विद्रोह का सजीव वर्णन किसने किया? देखिए ध्यान दीजिएगा, 1857 के विद्रोह का सजीव वर्णन कहने का मतलब हुआ प्रतिदिन के हिसाब से घटनाओं का विवरण किसने दिया है? तो प्रतिदिन के हिसाब से घटनाओं का विवरण जो है माइकल रसेल ने दिया है। ये उस समय लंदन टाइम्स समाचार पत्र के संपादक हुआ करते थे। लंदन टाइम्स नामक समाचार पत्र के संपादक माइकल रसेल ने 1857 के विद्रोह का सजीव वर्णन प्रस्तुत किया है। दिन प्रतिदिन के हिसाब से आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ। आंसर हो जाएगा माइकल रसेल। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थान और नेतृत्वकर्ता? छोटा नागपुर से गोनू ने किया, सही है। बागपत से शाहमल ने किया, सही है। कानपुर से नाना साहब ने किया, सही है। 1, 2, 3 सभी सही है। सतीचोरा घाट की घटना का संबंध किस घटना से है? देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या हुआ था। जैसे पटना गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, आप उधर बांस घाट से देख लीजिए। बांस घाट हो गया, फिर जो है आपको जो भी घाट होगा आप अपना देख लीजिएगा। बांस घाट से लेकर गाय घाट तक आप देखिएगा, बहुत सारा घाट है, जिसमें एगो एनआईटी घाट भी है। हाँ, एनआईटी घाट है, समझिएगा। और कौन कौन घाट है जी, बोलिए ना महाराज। काली घाट, काली घाट, रानी घाट, गुलबी घाट। हाँ हाँ, हो गया, अब तो हो गया। हाँ ठीक है, उधर 3-4 गो हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर 1-2 एग्जाम्पल बहुत हो गया। उधर बांस घाट से ले लीजिए, इधर गाय घाट तक में जो है गुलबी घाट मिलेगा, रानी घाट मिलेगा, एनआईटी घाट मिलेगा, काली घाट मिलेगा। तो गंगा नदी के तट पर अलग अलग घाट है।
उसी प्रकार से जैसे पटना गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है, वैसे कानपुर भी गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। तो कानपुर में बहुत सारा घाट है, कानपुर में गंगा नदी के तट पर बहुत सारा घाट है। उन्हीं घाटों में एक सतीचोरा घाट है, सतीचोरा घाट है। कानपुर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे नाना साहब। जब कानपुर में विद्रोह बहुत जोर शोर से चलने लगा तो कुछ अंग्रेजों ने नाना साहब से सहायता की मांग किया। नाना साहब से सहायता की यह मांग किया कि नाना साहब उन्हें कानपुर से सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दे। नाना साहब ने कहा चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, पहुंचा देंगे। नाना साहब अंग्रेजों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे। उस क्रम में 1857 के विद्रोही सिपाहियों को पता चला, तो विद्रोही सिपाही वहां पहुंच गए सतीचोरा घाट पर, कानपुर के सतीचोरा घाट पर। वहां पर अंग्रेज, वहां से उसी घाट के जरिए अंग्रेज जो है सुरक्षित स्थान पर जाता, तो विद्रोही सिपाही पहुंच गए और अंग्रेजों के साथ बदतमीजी किया, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ। और फिर नाना साहब भी विद्रोहियों के साथ ही खड़ा हो गए, नाना साहब भी विद्रोहियों के साथ ही खड़ा हो गए। इसी घटना को इतिहास में सतीचोरा कांड कहा जाता है। सतीचोरा कांड का संबंध 1857 के विद्रोह से है। आंसर हो जाएगा 1857 की क्रांति। अब क्या कीजिएगा, देखिए समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग जो है डिसीजन लेना पड़ता है, समझे। हाँ, अब देखिएगा 1857 के विद्रोह, 1857 के विद्रोह को लेकर जो है अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है। किसी ने इसे सैनिक विद्रोह कहा है, जैसे आपको जॉन सीले हो गए, लॉरेंस हो गए, ट्रेवेलियन हो गए, मार्लेसन हो गए, ये सभी ने 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह कहा है। डिजरेली ने राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। बीडी सावरकर ने सुनियोजित ढंग से किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। आरसी मजूमदार ने यह कहा है कि यह ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय, ना स्वतंत्रता संग्राम है। टीआर होम्स ने इसे सभ्यता एवं बर्बरता के बीच का युद्ध कहा है। जेम्स ऑट्रम और डब्ल्यू टेलर ने इसे षड्यंत्र कहा है। तो अलग अलग विद्वानों ने 1857 के विद्रोह को लेकर अलग अलग प्रकार की बातें की है। उसी संदर्भ में यह प्रश्न है। तो इसे सैनिक विद्रोह सर जॉन लॉरेंस ने कहा है। राष्ट्रीय विद्रोह बेंजामिन डिजरेली ने कहा है। अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र है, टेलर ने कहा है। और आउटरम ने। सामंती विद्रोह है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। 1857 के विद्रोह से संबंधित पुस्तक और लेखक द पीजेंट एंड द एरिक, द पीजेंट एंड द एरिक, सॉरी, द पीजेंट एंड द राज, द पीजेंट एंड द राज पुस्तक 1857 के विद्रोह पर लिखा गया। इसके रचयिता है एरिक थॉमस स्टॉक्स, सही है। द ग्रेट रिवॉल्ट, इसके रचयिता अशोक मेहता है, सही है। द सिपाही म्यूट्यूनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857, इसके रचयिता शशि भूषण चौधरी नहीं है, बल्कि इसके रचयिता है आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार इसके रचयिता है, आरसी मजूमदार, आरसी मजूमदार इसके रचयिता है। तो कौन कौन सही है? केवल 1 और 2। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंट 1857 टू 1859 पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स, दोनों ने मिलकर लिखा है। सी, ए और बी दोनों। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियम करना। महारानी विक्टोरिया के घोषणा का उद्देश्य, एक और दो होगा, 1 और 2, 3 नहीं, 1 और 2। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्न में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तात्या टोपे। 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तात्या टोपे। तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। नाना साहब का मूल नाम था धोंधू पंत। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार एसएन सेन। मंगल पांडे कहां के निवासी थे? कहां के विप्लव से जुड़े थे? सॉरी, मंगल पांडे कहां के विप्लव से जुड़े थे? बंगाल के बैरकपुर।
1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? दिल्ली। दिल्ली यानी सबसे पहले विद्रोह को कहां दबाया? दिल्ली में दबाया। दिल्ली में सितंबर 1857 जाते जाते विद्रोह दब गया था। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह स्टेटमेंट आरसी मजूमदार का है। 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? वीडी सावरकर ने। वीडी सावरकर ने। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। सैनिक दिल्ली के लाल किला पर पहुंच गया था 11 मई 1857 को ही। 11 मई 1857 को पहुंच गया था। 11 मई 1857 को। कानपुर में विद्रोह जून 1857 से शुरू हुआ है। अवध में भी जून 1857 से, झांसी में भी जून 1857 से, जबकि सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना मई में ही हो गया था। तो सबसे पहले यही घटना घटित हुई है। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थल है वाराणसी। वाराणसी इनका जन्म स्थल है और इनका समाधि स्थल है ग्वालियर। समाधि स्थल ग्वालियर। वाराणसी के गोलघर में इनका जन्म हुआ था। 1857 में विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब आलम का खिताब दिया था? बहादुर शाह ने साहब आलम का खिताब बख्त खां को दिया था। बख्त खां। इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहब हां। बेगम हजरत महल हां। मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला हां। बेगम जिनत महल हां। उपर्युक्त में एक से अधिक या एक से अधिक होगा उपर्युक्त में। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? हैदराबाद के निजाम ने। हैदराबाद के निजाम ने। देखिए यहां पर सुनिएगा ध्यान से। अगर आप 1857 के विद्रोह और देसी रियासत की बात करेंगे, भारत के देसी रियासत की बात करेंगे, भारत के बहुत सारे देसी रियासत ऐसे थे जिसने 1857 के विद्रोह में विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया। जैसे अवध के नवाब, झांसी की रानी, कानपुर के नवाब, ये सब विद्रोही सिपाहियों का साथ दिए थे। वही बहुत सारे देसी रियासत के राजे महाराजे ऐसे थे जिसने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया था। जैसे हैदराबाद के निजाम, बिहार के दरभंगा महाराज, भोपाल के राजा, कश्मीर के महाराज, ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, ये सभी देसी रियासत के ऐसे राजे महाराजे थे जिसने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया था। अंग्रेजों के खिलाफ बगावत नहीं किया था बल्कि अंग्रेजों का साथ दिया था। और 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे ज्यादा साथ ग्वालियर के सिंधिया ने दिया है। ग्वालियर के सिंधिया ने दिया है। ग्वालियर का सिंधिया परिवार देश के साथ गद्दारी किया है। समझ गए? निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, ये तो कारण था। जहाज पर यात्रा करने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, ये भी। भत्ते की रोकथाम, ये भी। अधिकारियों की अक्षमता, ये कारण नहीं था। आंसर डी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। बख्त खां ने दिल्ली से सैन्य नेतृत्व किया है। मौलवी अहमदुल्ला, अवध मानिए, फैजाबाद से ऐसे किया था। अवध मानिए, अवध का मतलब है आपको लखनऊ और फैजाबाद का इलाका, लखनऊ और अयोध्या का इलाका। कुंवर सिंह आरा, नाना साहब कानपुर। 4132 सी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ग्वालियर के सिंधिया। ग्वालियर के सिंधिया। ये अच्छा क्वेश्चन है। हाल फिलहाल यूपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2018 का यूपीएससी का पूछा हुआ है या 2021 का पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। नया क्वेश्चन है, दे दिए हम। मार्च 2014 में 1857 सैन्य विद्रोह के कई भारतीय सैनिकों के पार्थिव शरीरों को डैश स्थित एक कुएं से खोदकर निकाला गया। ये पार्थिव शरीर डैश के हैं जिन्होंने ब्रिटिश के विरुद्ध विद्रोह किया। आपको पार्थिव शरीर को अजनाला 26 रेजिमेंट ऑफ बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, समझ गए? पार्थिव शरीर को अजनाला स्थित कुएं से खोदकर निकाला गया। यह पार्थिव शरीर जो है 26वीं रेजिमेंट ऑफ बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही के थे। आंसर हो जाएगा सी, याद रख लीजिएगा। नेतृत्वकर्ता क्षेत्र,
अजीमुल्ला खान ने फतेहपुर, मौलवी अहमद शाह ने फैजाबाद, बेगम हजरत महल ने अवध, लियाकत अली ने इलाहाबाद। 4 2 3 1 आंसर ए। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? मेरठ, मेरठ से। 1857 के विद्रोह का प्रतीक कमल और रोटी, कमल और रोटी। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध से। कहां से? अवध से। भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग थे, अपने आप को तटस्थ रखे थे, अलग रखे थे। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टर्न। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया। 1857 की क्रांति से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से समाप्त हो गया। परिणाम में हम आपको बताए हैं, यही इसका सही उत्तर होगा। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला विद्वान था सर सैयद अहमद खां। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 में लंदन में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता है? W.H. रसेल। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहां स्थित है? ग्वालियर, ग्वालियर। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे। अजीमुल्ला खां नाना साहब के सलाहकार थे, नाना साहब। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? दीवान मनीराम दत्त। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1857 केंद्र था जगदीशपुर। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था आवा के ठाकुर कुशल सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? जयपुर, जयपुर नहीं था। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? शहादत खान ने। बाद बाकी चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद मिसविल, माखनलाल चतुर्वेदी नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में भोपाल के किस वीर ने बहादुरी पूर्ण मुख्य संघर्ष कर बलिदान दिया? फाजिल मोहम्मद खान ने। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब, मिर्जा गालिब। और देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, उर्दू शायर मिर्जा गालिब का जन्म 1796 में आगरा में हुआ था, और जब 1857 का विद्रोह हो रहा था तो वो दिल्ली में थे उस समय, और उनका निधन दिल्ली में ही वर्ष 1869 ईस्वी में हो गया है। उन्होंने अपने शायर के जरिए जो है यह विचार प्रकट किया कि 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में खून की नदी बही थी, दिल्ली में खून की नदी बही थी, और अंग्रेजों ने कोई भी ऐसा चीज नहीं था अंग्रेजों ने जो नहीं किया हो 1857 के विद्रोह के दौरान, विशेष तौर पर दिल्ली में। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास स्थान आगरा। आगरा में इनका जन्म हुआ था 1796 में। मूल निवास स्थान आगरा था, और इनका निधन 1869 में दिल्ली में हुआ था। मूल निवास स्थान आगरा। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? साहूकार और जमींदार, साहूकार और जमींदार, ये लोग भाग नहीं लिए थे। निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? चित्तौड़, चित्तौड़ प्रभावित नहीं था। बाद बाकी झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ प्रभावित था। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा है? मुंगेर, केवल 5 मुंगेर अप्रभावित रहा, बाद बाकी दानापुर, आरा, पटना, मुजफ्फरपुर प्रभावित रहा है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है?
मतलब कौन गलत है, कौन सही सुमिलित नहीं है, मतलब कौन गलत है। स्थान और नेतृत्व, संबलपुर सुरेंद्र साई सही है, गंजाम राधाकृष्ण सेना सही है, कश्मीर गुलाब सिंह सही है, लखनऊ लियाकत अली नहीं, लखनऊ लियाकत अली नहीं बल्कि बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, यही गलत है। और गलत कोई चुनना था, मतलब आंसर डी। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी, प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और संगठित थे, उपर्युक्त सभी सब कारण है। 19वीं शताब्दी के मध्य भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार डॉक्टर आरसी मजूमदार और एसएन सेन थे। किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना? आरसी मजूमदार ने क्रांति नहीं माना। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की? 1 नवंबर 1858। सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? रियासतों के हड़पने की नीति को समाप्त कर दिया था, इसको पूरा किया था। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया, गोरखा, सिख, पंजाब और पंजाब उत्तरी प्रांत से, गोरखा, सिख और पंजाब उत्तरी प्रांत से। खत्म हो गया।